टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट का जब हम नेचर के बारे में बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं वहां पे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में कि मैनेजमेंट जो होता है वो साइंस की तरह होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे थे कि साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, तो हमने पढ़ा था कि उसको सोशल साइंस बोलते हैं हम। तो अब साइंस है तो कैसे है, सोशल साइंस है या जो भी साइंस है तो क्यों है? क्योंकि उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस के फीचर्स क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। उसके कुछ क्या बोलते हैं, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बेस पे कोई रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनको यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। उसी तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो इसमें क्या चीज है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट लगाते हैं तो मैनेजमेंट के लिए वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो किसी मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने होते हैं, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। कोई भी वर्ड, इस वर्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या है, याद रखा है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का मतलब है ए प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रुथ। क्या चीज है? फंडामेंटल ट्रुथ। कोई भी जनरल ट्रुथ या प्रपोजिशन, प्रपोजिशन मीन्स कोई भी तरह का ट्रुथ, और प्रपोजिशन मीन्स बोल सकते हैं अपन एक तरीके से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसा सिद्धांत, ठीक है, दैट सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर ए सिस्टम। ठीक है, जो कैसे काम करता है? एज ए फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब बेस, जिस पे बेस्ड होके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है, कोई भी सिस्टम काम करता है। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सिस्टम वर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है। सिस्टम मीन्स, सिस्टम की हम यहाँ बात करें, सिस्टम मीन्स होता है ए इंटर रिलेटेड ग्रुप ऑफ सब सिस्टम। सब सिस्टम्स, काफी सारे सब सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। काफी सारी एक्टिविटी मिलके क्या बनाती हैं? एक सिस्टम जनरेट करती है। वो सिस्टम काम किस पे करता है? उन्हें बोलते हैं, जिन गाइडलाइंस को, जिन पॉलिसीज को फॉलो हम करते हैं उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल ट्रुथ, प्रिंसिपल। जैसे कि आपने पढ़े होंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या हो सकती हैं? डबल एंट्री सिस्टम। हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहां कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग हो गया एक सिस्टम, और फंडामेंटल और जो हमारे ट्रुथ हो गए, प्रिंसिपल हो गया, उसको अपन बोल रहे हैं जैसे कि क्या बोल रहे थे अपन? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या चीज बता रहे हैं? कोई भी ऐसे जनरल ट्रुथ, कोई भी ऐसी जनरल गाइडलाइंस जिनका पर्पस क्या होता है, जिन पर कोई भी नॉर्मल सिस्टम, स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिस्टम काम करता है। ठीक है, जिसपे बेस्ड होके सिस्टम ऑफ बिलीव एंड बिहेवियर और ऑफ ए चेन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बिलीव, वो ट्रुथ जिनको कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहा है अपनी डेली एक्टिविटी में। ठीक है, जैसे कि एक बेस जब बन जाता है किसी बिल्डिंग का, उसके ऊपर हम कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं अगर एक बेस क्रिएट कर दिया। तो बेस होना जरूरी होता है कि नहीं होता है? वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, मैनेजमेंट में बात करें, या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बात करें, जैसे मैंने अकाउंटेंसी से समझाया कि अकाउंटेंसी का बेस क्या है? वो प्रिंसिपल, जिन पे बेस्ड अगर हमारे को डबल एंट्री करना पड़ेगा, एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, गोइंग कंसर्न मानेंगे, जब तक ये कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? कभी भी हम अकाउंटिंग प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। तो वो प्रिंसिपल हैं जो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं और जनरल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हर एरिया में कहीं भी अकाउंटिंग करनी हो, ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं। उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप बेस्ट अकाउंटिंग कर सकते हो, ट्रू एंड फेयर व्यू पे अकाउंटिंग कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल समझ में आया? प्रिंसिपल जस्ट लाइक अ पॉलिसी, बिलीफ, ट्रेडिशन, कुछ भी अपन इसको बोल सकते हैं, जो किसी भी फॉर्मल सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं, माने जाते हैं, बेस्ड होकर जो जिस पर काम किया जाता है, वो सब कुछ प्रिंसिपल होता है। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम उन गाइडलाइंस की बात करेंगे, दैट प्रिंसिपल, दैट पॉलिसी, दैट बिलीफ, दैट गाइडलाइंस, जो किसी मैनेजर को किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे के सारे मैनेजमेंट को, अब मैनेज, आप एक किसी कंपनी में मैनेजर बन गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहां पर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे काम अब जब करोगे तो कुछ गाइडलाइंस तो चाहिए।
जिन पे बेस्ड होके आप कोई भी डिसीजन लोगे, उन्हीं को अपन बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। वो सारी की सारी जनरल गाइडलाइंस, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं होती है, ये ऐसी जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब मैं यहाँ बता दूं, कैन बी अडॉप्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारी क्या बोलते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री हो, से रिलेटेड एजुकेशनल हो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी किसी भी तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, कोई अपन बात करें कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जहां पर हम कुछ, जहां पर मैनेजमेंट अप्लाई होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हमने पढ़ा है मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। जब मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, इसका मतलब क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस ऐसी देनी पड़ेंगी, उन गाइडलाइंस को, उन प्रिंसिपल्स को बोल रहे हैं जो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि एक मैनेजर ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई स्कूल में मैनेजमेंट देख रहा है तो उसके लिए प्रिंसिपल्स अलग होंगे ना। प्रिंसिपल और गाइडलाइंस तो वही हैं जो उनको हेल्प कर रही हैं, किस काम में हेल्प कर रही हैं, दैट गाइडलाइंस हेल्प विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डेली एक मैनेजर को क्या करना होता है, काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं। वो डिसीजन किस पे बेस्ड होके लेगा, जब तक उसको कुछ नॉलेज भी तो होनी चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स भी तो होने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कुछ घरों में बोला जाता है ये हमारे घर की परंपराएं हैं, ये हमारे घर के कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ इसी तरह की एक्टिविटी फॉलो की जाती है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर आपकी जो बेस्ड, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोल सकते हैं, बेस्ड कुछ ट्रूथ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ बिलीफ्स होते हैं जो आपके उस फैमिली में फॉलो किए जाते हैं, जिसपे बेस्ड होकर वहां का जो फैमिली का जो मेन अपमोस्ट पर्सन होता है वो कोई डिसीजन लेता है, दैट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे ये हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। अब रिजिड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि as we know that management is not pure science, it is related to humans and human behavior कैसा होता है, and human BEHIO behavior, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, इज चेंजेबल। कभी ऐसा नहीं होता कि ह्यूमन रिजिड हो, वो तो चेंज होता रहेगा। अब चेंजिंग इन्वायरमेंट में आपको चेंजिंग पीपल्स पे हमको अपने प्रिंसिपल लगाने हैं, तो कैसे बनाने पड़ेंगे प्रिंसिपल्स, फ्लेक्सिबल। ठीक है, सॉफ्ट प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। एज मैनेजमेंट कैसा है हमारा, मैनेजमेंट हमारा जो है वो कैसा है, मैनेजमेंट हमारा होता है सोशल साइंस। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल की डेफिनेशन हमने समझ ली, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया हमारे कि वो प्रिंसिपल जिन पे बेस्ड होकर कोई भी मैनेजर किसी भी फील्ड का हो कोई भी डिसीजन लेता है, वो जो गाइडलाइंस उसको हेल्प करती है उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो कैसे होते हैं, रिजिड नहीं होंगे, कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल। कैसे होंगे, हमेशा फ्लेक्सिबल, मीन्स जिनमें अकॉर्डिंग टू द टाइम नीड एंड सिचुएशन चेंजेस किए जा सकते हैं, वो हो गए हमारे flexibility as principle of science, as these ideas are this deals with human behavior and thus are to be applied creatively given the demand of the situation। means demand of the situation का मतलब यहाँ पे क्या है, according to the सिचुएशन, जैसी सिचुएशंस होती हैं, जैसी कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ में आ गई। अपन सिंपल शब्द में इसको इतना सा समझ लेते हैं, अगर क्रक्स इसका समझना है तो वो सारी की सारी सिंपल गाइडलाइंस, पॉलिसी, कुछ भी नाम बोल सकते हैं, जो किसी मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने में, एक ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए फंक्शंस अप्लाई करने में हेल्प करती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब अपन समझते हैं
नेचर ऑफ प्रिंसिपल, नेक्स्ट अपना टॉपिक दे रखा है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात आएगी तो उसके फीचर्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, यहाँ अपन दो तरह के डिस्कस करने वाले हैं। एक तो टेलर्स का साइंटिफिक टेक्निक थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे फोयल के 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अब वो प्रिंसिपल होते कैसे हैं, मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं वो कैसे होंगे। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस मैंने आपको बताया था चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। अब यूनिवर्सल हम पहले भी समझ चुके हैं इस वर्ड का मीनिंग। यूनिवर्सल जहां भी वर्ड आ जाता है वहां मतलब हो जाता है परवेसिव। परवेसिव और यूनिवर्सल जनरली साथ साथ में यूज होते हैं, वैसे कुछ माइनर सा इन दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। परवेसिव का मतलब हो गया वही जो मैंने आप बताया, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी मैनेजमेंट हो वहां अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस का मतलब है कुछ सोसाइटी सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, बट मैनेजमेंट तो वहां भी चाहिए। अब आप देखो कि अगर अपन कोई टेम्पल की बात करें, कोई ट्रस्ट की बात करें, तो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जैसे कि कैला देवी ट्रस्ट है, तो अपने आप में वो क्या हो गया, ट्रस्ट हो गया। तो वहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए होगा, वहां की टेम्पल से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए, मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, तो वहां भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल होने की वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एज वेल एज लार्ज, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हो सकता है कि बिजनेस छोटा होने की वजह से मैनेजमेंट एक्टिविटी कम करनी पड़े, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, लेकिन वहां पर भी हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो वहां भी करना पड़ेगा, ग्रुप ऑब्जेक्टिव तो वहां भी अचीव करने पड़ेंगे, गोल तो वहां के भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं एंटरप्राइजेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, साइज के अकॉर्डिंग हो, बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग हो, किसी भी तरह की अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वहां पर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल इंडस्ट्री के लिए अलग से प्रिंसिपल्स आएंगे। अब कोई बंदा स्कूल इंडस्ट्री को छोड़ के सपोज काम करने के लिए गया होटल में, तो होटल मैनेजमेंट के लिए अलग प्रिंसिपल्स होंगे, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट लगाना है उसके लिए अलग प्रिंसिपल्स होंगे ना। बेसिक प्रिंसिपल, हाँ, वर्क वे ऑफ वर्किंग, स्टाइल ऑफ एप्लीकेबिलिटी अलग अलग होगी, लेकिन प्रिंसिपल्स जो होंगे वो सेम रहने वाले हैं यहाँ पे, जिनको अपन वो इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ठीक है। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब ऐसी गाइडलाइंस जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दे रखी है, जो जनरली हर सिचुएशंस में, नॉर्मल सिचुएशंस में जिनको अपन अप्लाई कर सकते हैं। दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड एनी स्ट्रेट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। डू नॉट प्रोवाइड मतलब किसी, नॉट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, ऐसा नहीं है कि उसमें वहां लिखा हुआ है कोई क्या स्पेशल, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन अराइज हो जाती है तो वहां पर मैनेजमेंट इस प्रिंसिपल को लगा दिया और हो गया काम। अगर ऐसा होता तो फिर तो हर कोई कर लेता ना। यहाँ पे केवल आपको जनरल, जो अभी हम समझेंगे, तो केवल जनरल कुछ बातें बता रखी हैं कि मैनेजमेंट को अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो क्या क्या चीजें वहां पे अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो जनरल गाइडलाइंस है, नॉट स्पेसिफिक, किसी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए अलग अलग से कुछ भी नहीं बता रखा है, ठीक है। नॉट अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम मीन्स ऐसा नहीं है कि एक आपको गाइडलाइंस दे दी तो उसी से आप सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दोगे। जैसे कि कोरोना एंटीवायरस के लिए गाइडलाइंस टाइम टाइम पर मिनिस्ट्री जारी कर रही है, तो क्या उन गाइडलाइंसों को अप्लाई करने से कोरोना खत्म हो जाएगा, 100% श्योरिटी है ना। लेकिन वो जनरल गाइडलाइंस क्या कर रही हैं, उनके बेस्ड, उनको बेस्ड रख के हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशंस में काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपर्टीज। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, मैनेजमेंट एज ए आर्ट। अब मैनेजमेंट एज ए आर्ट को हम यहाँ समझेंगे, क्या प्रिंसिपल तो वही होंगे, फयाल के प्रिंसिपल वही 14 प्रिंसिपल हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में लग रहे हैं, सारे मैनेजर पढ़ के आते हैं एमबीए में, लेकिन उनको अप्लाई किस तरीके से कर रहे हो आप पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड आर्ट, ठीक है। अब एज बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, क्योंकि बिजनेस तो कॉम्प्लेक्स होता है, प्रैक्टिकली थियोरटिकली आपको प्रिंसिपल दे दिए, क्या आप उस डायनामिक नेचर के इन्वायरमेंट में उनको डायरेक्टली अप्लाई करना चाहो तो पॉसिबल है, क्या आपके रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं। अगर ऐसा होता तो एक मैनेजर की, कोई भी मैनेजर लगा दो, वही
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवा देता, फिर क्या होता, फिर तो ये था कि टाटा वाला भी, अंबानी भी, और चाहे दूसरी कंपनी वाले सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते, उनकी ग्रोथ लेवल होता वो सेम होता, क्योंकि सबने प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं ना। अब यहाँ पर हमारी वो आर्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। पहली चीज यूनिवर्सल है, दूसरा जनरल गाइडलाइंस है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैनेजर उनको किस तरीके से यूज करता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये तो क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी थ्योरी हो, वहां पर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट्स के, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, without any experiment no theory can be generated। कोई नई थ्योरी अपन जनरेट नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर क्या नहीं होगा, कोई हमने प्रॉपर उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, जब तक हमने उसका एनालिसिस नहीं किया होगा, जिसको हमने पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। जनरली जो साइंस होती है उसमें भी अपन करते हैं, लैब में एक क्या होता है, साइंटिस्ट काफी सारी एक्सपेरिमेंट करता है, उनको काफी सारी अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करके देता है, देन फाइनली जब देखता है कि सिमिलरली सारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तब जाके वो अपनी कोई थ्योरी जनरेट करके देता है। ठीक है, मीन्स तो यहाँ पर भी क्योंकि प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो मैंने जो भी फियोल्स के हों, चाहे टेलर के प्रिंसिपल हो या अदरवाइज किसी और इकोनॉमिस्ट या बिजनेस फिलोसोफर के प्रिंसिपल्स हो, लेकिन वहाँ वो कहाँ से जनरेट किए उन्होंने, अपने काफी टाइम तक, हम अभी आगे पढ़ेंगे, जितना उन्होंने खुद वर्क किया एज ए किसी भी पोस्ट पर ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ उन्होंने वहाँ की वर्किंग स्टाइल को काफी सालों तक समझा, और तब उन्होंने अपने कोई नई ये सिद्धांत जनरल गाइडलाइंस इशू की, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पे फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद पढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, क्योंकि किससे रिलेटेड है, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये, क्योंकि हम बिजनेस के लिए बना रहे हैं। बिजनेस कैसा होता है हमारा, बिजनेस इज अ डायनामिक एक्टिविटी, डायनामिक होता है। ठीक है, और डायनामिक होने का रीजन क्या है, ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होता है, और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होगी, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए कैसे होंगे प्रिंसिपल, नॉट रिजिड, कैन बी अडेप्टेड बाय मॉडिफिकेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर क्या करता है, इन जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करता है अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। कभी इस, क्योंकि अब हम वही चीजें वापस बार बार डिस्कस नहीं करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कभी भी हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकते जनरल साइंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट के बाद अपन पढ़ते हैं मेनली बिहेवियरल। किससे रिलेटेड है, बिहेवियरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं ये। हमें ह्यूमंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमें जो प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं किसी निर्जीव वस्तु पे नहीं करने हैं, सजीव वस्तुओं पे करने हैं। ह्यूमन बिहेवियर को टेकल करता है कोई भी लीडर। अब ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, पल भर में चेंज होता रहता है बार बार, अकॉर्डिंग टू उसकी घर में कुछ, सपोज एक एम्प्लॉय है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो जॉब पर लड़के कोई पर्सन है, वो लड़के अपने घर पे अपनी फैमिली मेंबर से लड़ाई करके आया है अपने काम पर, उस समय उसकी नेगेटिव सिचुएशन होगी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे उसके ऊपर वो मैनेजमेंट उसको टेकल करेगा, तो कैसा हो गया ह्यूमन बिहेवियरल। उसको चेक करना पड़ेगा कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उसको रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके उस प्रिंसिपल को वो अप्लाई कर पाएगा। सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ किस चीज की बात आ रही है, आपकी लीडरशिप की। आप उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हो जिससे कि वो मोटिवेटेड रहें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिहेवियरल। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। कोई भी जनरल प्रिंसिपल हो, ये हमने पहले पढ़ रखा है, कोई भी जनरल प्रिंसिपल होता है वो कॉज एंड इफेक्ट पे होता है। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को बार बार समझने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार सिंपल ये समझो कि डिफरेंट डिफरेंट क्या चीज करते हैं, एनी प्रिंसिपल, सॉरी, ए थ्योरी इज generated only after
evaluate different situations and their results। ठीक है, हर सिचुएशन में कोई भी जब भी हम थ्योरी जनरेट करते हैं, चाहे वो साइंस की हो या कुछ भी हो, पहले उसको हम डिफरेंट डिफरेंट बार अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि लैब में कोई केमिकल रिएक्शंस करनी होती है तो हम काफी बार उसमें क्या करता है, कोई भी जो लैब साइंटिस्ट होता है अपने अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाता है, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को फिर एनालिसिस करता है कि ये रिजल्ट आए तो उसके पीछे रीजन क्या था। मीन्स अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल लगाने से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बढ़े या एम्प्लॉय मोटिवेट हुए या ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग एक्टिविटी अच्छी हुई, तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब कुछ एनालिसिस करता है। डिटेल्ड एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस में क्या समझ सकते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। जब तक एनालिसिस नहीं होगा, जब तक कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी पर्टिकुलर अपन क्या नहीं करेंगे, सिद्धांत अपना कोई भी अपनी थ्योरी जनरेट नहीं करेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस पे होता है, ये तो जनरल सी बात है, चाहे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हो या कोई दूसरा प्रिंसिपल हो, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होता है। हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट वर्ड आपने पढ़ा होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ी होगी आपने, अकाउंटिंग टर्म है ये। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंड ऑन। कंटिंजेंट इवेंट होती है नॉट श्योर, ऐसी कोई भी इवेंट जो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कंटिंजेंट इवेंट। ठीक है, फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसका हमें आज कुछ भी नहीं पता, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। ठीक है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, फैसला फेवर में आएगा या अगेंस्ट में जाएगा, कंटिंजेंट है। उससे हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई फाइन्स या किसी तरह की पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आ जाए, तो वो क्या हो गई, कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। उसी तरीके से क्या है, मतलब कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या निकल के आया, अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम आज प्रेजेंट में किसी तरह का कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते। Their applicability depends upon the prevailing situation at particular point of time. The application has to be changed as per the situation। ठीक है, अब वही वाली फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आ गई, क्योंकि बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा है, बिजनेस इज द गेम ऑफ रिस्क। एक सिंपल सा स्टेटमेंट पढ़ रखा है, बिजनेस इज द गेम ऑफ रिस्क। बिजनेस कैसा है, रिस्की इन्वायरमेंट है, बार बार चेंज हो रहे हैं, पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड होता है फ्यूचर, और उस अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर को ही तो हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो कंटिंजेंसी होनी चाहिए किनमें, प्रिंसिपल्स में, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे सारे के सारे, हमने समझा आज की क्लास में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, क्या होते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर एंड प्रिंसिपल क्या होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।